बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत, जो यूपी के इतिहास में इक्का दुक्का बार छोड़ दें तो शायद कभी नहीं हुआ। यूपी ने इतनी सीटें जिता कर दी भाजपा को जितनी की उसने भी उम्मीद नहीं की होगी। 403 विधानसभा सीटों में से 325 पर भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते। कांग्रेस 25 से 7 पर आ गई तो बीएसपी 19 पर सिमट गई। उम्मीद से दुगनी बड़ी जीत थी ये। जीतने वाली भाजपा को भरोसा नहीं था, सो विपक्षियों को कैसे होता। मोदी और शाह की जोड़ी से ज्यादा विपक्षी दल सशंकित थे ईवीएम से। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह आशंका जताई थी और फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने के निर्देश दिए और अब इसका डर मध्य प्रदेश में दिखाई दिया कांग्रेस पर। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के अलावा 2018 विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए। ये जो मशीनों की गड़बड़ की आशंका है ये अभी नहीं, कहीं और पिछले चुनाव में भी हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में कह चुके हैं और हम मांग भी करते हैं कि अटेर और बांधवगढ़ के चुनाव में बैलेट से मतदान होना चाहिए। सत्य बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बहन मायावती ने और अखिलेश जी ने भी कहा है कि मशीनों के साथ छेड़खानी की पूरी उम्मीद वहाँ पर है, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बाहुल्यता का क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की हार का डर बताया और बोली कांग्रेस यूपी के जनादेश का अपमान कर रही है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। पीसीसी के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जो 5 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं और जनता ने जो अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है, मुझे लगता है सीधा सीधा जनता का अपमान है। अटेर में और बांधवगढ़ में मुझे लगता है कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि जो अब ईवीएम और बैलेट पेपर की बहस में और चर्चा में उतर आया है, इसका मतलब कि वो हार चुके हैं। जरा आपको बताते हैं वो वजह है जो बताती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ महज एक डर के अलावा कुछ भी नहीं। ईवीएम में इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इसे ऑनलाइन हैक नहीं किया जा सकता। बूथ पर ईवीएम भेजे जाने के लिए रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होती है। डिस्पैचिंग के समय ही पता चल पाता है कि किस सीरीज की ईवीएम कहां आई है। यूपी के 45 जिलों की 60 सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के पहले सभी ईवीएम की गोपनीय जांच की जाती है। मतदान से पहले मॉक पोलिंग की जाती है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का डर जायज है, भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी मोदी लहर भी चली है यूपी में, मगर हकीकत तो हकीकत है, कबूल तो करना पड़ेगा। मगर डर है तो ठीक है, गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है, क्या फैसला होता है देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा बैलेट ऑन पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या यूपी चुनाव के नतीजों से डर गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस? अगर नहीं तो क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका सही है? बैलेट पेपर से वोटिंग की कांग्रेस की मांग कितनी जायज? क्या कांग्रेस की मांग को मानेगा चुनाव आयोग? नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। यूपी और उत्तराखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है। इस आशंका ने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है कि क्या ये ईवीएम की किसी सेटिंग का नतीजा तो नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता की सेटिंग जो है उस दल से हो गई जिसको जनता ने अपना दिल दिया, मत दिया। लेकिन
वो आकर ईवीएम पर रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने सांकेतिक रूप से जनता का मत जानने के लिए करीब 45 स्थानों पर वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक सिस्टम लगाया था, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। ऐसा नहीं है कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी हो। पंजाब के नतीजे भी सामने हैं, गोवा और मणिपुर के भी नतीजे सामने हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और अगर आशंका ने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से आशंका का समाधान होना चाहिए, शंका का समाधान होना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं अनिल सौमित्र जी, संपर्क प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, पहले तो माया जी बोली, फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले। हालांकि बहुत कांग्रेस के और केंद्रीय नेताओं ने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया है कि बहुत बड़े स्तर पर इसका कहा गया हो, लेकिन अब चूंकि अरुण यादव जी के बारे में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कमलनाथ आने वाले हैं या जाने वाले हैं, कुछ इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो सोच रहे हैं जाते जाते कहीं ऐसा तो कुछ कर जाएं कि बैलेट पे ही सही कुछ हो जाए, या वाकई में कांग्रेस इसको एक आंदोलन के रूप में लेगी कि नहीं, बैलेट ऑन पेपर ही हो। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका ये भ्रम तोड़ दूं कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाकी हमारा नेतृत्व, हमारे आज की डेट में जो हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री अरुण यादव जी, जिनको सोनिया जी ने और राहुल जी ने यहाँ की कमान संभाली है, दी है, और वह अभी बहुत अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी कमान को चला रहे हैं। नहीं, वर्तमान आप थोड़ा भविष्य का भी बोला करो, मैं पुख्ता कहा करो कि 2018 बिल्कुल नहीं, वर्तमान बोलने में ही पॉलिटिक्स। नवीन जी, जी जी, ये बिल्कुल आपको मैं मंच पे आपके मैं चैनल पे 7.5 बैठा हुआ करोड़ हूँ। आम सीधी सादी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला अनुभवी प्रतिनिधि हूँ, तो मेरा तो जो है, मैं तो भ्रम तोड़ने के लिए ही बैठा हूँ। मेरे तो भ्रम टूटते जाएं, बस ऐसा ही मेरी ईश्वर बिल्कुल से प्रार्थना टूटेंगे, है। भ्रम टूटेंगे। जी जी, समय यहीं पे हमारे और आपके बीच में ही रहेगा, और हम भी आप लोगों के साथ में रहेंगे। जी जी, बाकी जो ईवीएम मशीन की बात है, वह आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों के साथ में चर्चा के उपरांत ये बात निकल के आई कि पिछले कुछ चुनावों में, केवल ये लोकसभा चुनाव नहीं या उससे पहले या उसके आगे, ईवीएम मशीन के चुनाव के बाद से ही, जब से चुनाव में 98 में, जहाँ तक मुझे याद है शायद पहला 98 में चुनाव हुआ था, और भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र, उसके अंदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भोपाल की पहली थी जो ईवीएम से वोटिंग हुई थी। हम जब से ही ईवीएम का वोटिंग चल रही है, तब से आए दिन उसके ऊपर शंका कुशंका होती रहती है, चर्चा होती रहती है कि कहीं ना कहीं कोई सेटिंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है कि भैया कोई फर्जी वोटिंग हो जा रही है या मशीन में कुछ गड़बड़ी है। और ये कई शंका चुनाव, तो जब बैलेट पेपर चलते थे, बैलेट पेपर पे गलत सील लग गई, नवीन जी, जगह पे वो हो गया। बैलेट पेपर चलते थे, गलत सील लगने की भी बहुत रहती थी। उसके बाद में फर्जी मतदान का भी होता था, पेटियां लुट जाती थी, नहीं, सब बहुत सारी बातें हर चुनाव में शंका कुशंका हर समय होती है। जी, ये चूंकि लोकतंत्र हमारा देश का पूरे विश्व में एक अपने आप में एक सम्माननीय लोकतंत्र है, और शायद ये देश एक ही देश ऐसा है जिसमें इतने वर्षों से लगातार लोकतंत्र की हमेशा जीत होती आई है। जी जी, अब लोकतंत्र के चयन में जब बैलेट पेपर पे शंका आई थी, लोगों को शक हो रहा था कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो नया प्रयोग किया गया और ईवीएम मशीन आई, उसमें भी शंका कुशंकाएं आना शुरू हो गई। तो आज हम लोगों ने इस बात को बड़ी बारीकी से सोच के चुनाव आयोग के समक्ष गए कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश की 2 सीटों पे जो ये वातावरण निर्मित हो रहा है कि नहीं साहब, ज़्यादातर चुनाव जो है किसी न किसी तरह से मैनेज हो रहे हैं, तो उसके लिए चुनाव आयोग के समक्ष हम लोगों ने 2 बात रखी कि या तो मध्य प्रदेश में जो वीवीपैट के संग में बीबी, हाँ, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट के वाली मशीनों का उपयोग करा के चुनाव कराएं, जी,
या फिर बैलेट पेपर से करा दें, जिससे चलिए, यदि कोई शंका है तो उसका निराकरण होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। जी। क्योंकि आज केवल आपकी एक बात ही पर नहीं, हर प्रतिक्रिया ले पार्टियां उस बारे में कभी ना कभी आगे पीछे कहती आई हैं, और मशीनों में कईयों बार, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसी गड़बड़ियां आई भी हैं। कई बार कई पैड खराब, किसी का खराब निकल गया, कहीं किसी की आपकी बात पर कोई चीज प्रतिक्रिया की ले दिक्कत हो गई, ऐसा भी हुआ है और वो आपकी बात मशीनें पर वहां बदली गई। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनिल जी, ये जो जीत है निश्चित रूप से जीत बड़ी है। आप हारे भी हैं, लेकिन चूंकि जीत इतनी बड़ी है कि हार बहुत सूक्ष्म लग रही है आपको, और आपने देश के उस प्रदेश को जीता है, जिससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रास्ता खुलता है केंद्र में राज्यसभा के लिए। तो जिस प्रकार से मायावती जी को बात करें या फिर आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, एक शंका कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है। तो ठीक है, ये अब आ गई है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, उसमें जो आप वोट डालते हैं उसकी एक पर्ची भी आ जाती है, तो दो तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपने जो वोट टेक्निकली जो दिया है वो पेपर पे ऑन पेपर ही है। तो इनकी बात का आप समर्थन कर दें, क्योंकि जनता, अब उन्हें आशंका सिर्फ मशीन पे है, जनता पे तो कहीं सी प्रकार की आशंका है ही नहीं कि जनता ने उन्हें मत नहीं दिया होगा। ये देखिए पुरोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बार उनका समर्थन कर भी दें, लेकिन ये ना लोकतंत्र के लिए दुखद होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि अगर वोटिंग मशीन की परंपरा शुरू हुई है तो आप देखिए सारी चीज़ों में, और मैं कई दफ़े कह चुका हूँ और उसमें कोई ईमानदारी से स्वीकार भी करना चाहिए कि जो एक कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की थी वो श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। उस समय भी बहुत सारी शंकाएं व्यक्त हुई थी कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बहुत लोगों का क्या होगा, रोजगार छिन जाएंगे, भारत की और लोगों, यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बहुत डिजिटलाइज होना या कंप्यूटराइज्ड होना चाहते नहीं हैं। लेकिन आप देखिए आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना कोई काम हो नहीं रहा है, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया है। इसी तरीके से अब सबको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। इसके कारण ही बैलेट पेपर की कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको दूर करने के लिए कि इतने बड़े लोकतंत्र को, इतने बड़े मतदाता को, इतने बड़े पैमाने पर जो चुनाव निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ही ये वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी। और ये कोई ऐसा नहीं कि वो भाजपा ने कर दिया, तो कांग्रेस 10 साल शासन में रही उसके बाद, तो उनको बातचीत करके देश में कैंपेन चला के फिर उसको वापस लेके जाना था कि मतपत्र के द्वारा ही निर्वाचन होंगे, वो उन्होंने किया नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि अपनी कमियों को और उसको मूल्यांकन करने के बजाय, आत्मनिरीक्षण करने के बजाय, हालांकि मुझे कोई हक नहीं कि मैं कांग्रेस को कोई सुझाव दूं या उनके बारे में कहूं, लेकिन एक सामान्यतः लोकतंत्र के नाते किसी भी पार्टी को अगर चुनाव में, और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हार किसी की होती नहीं है। देखिए, कोई जीतता है उम्मीदवार और बाकी कम मत आते हैं, तो उसके कारण आप उसको एक शब्द दे देते हैं कि पराजय हो गई या हार गए। पर मुझे लगता है कि पूरी संभावना बनी होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं कहीं आप देखिए 500 या 5 मत कम आते हैं, उसके कारण कोई कैंडिडेट इसको हारा हुआ माना जाता है। लेकिन आप उसको हारा हुआ कैसे मानेंगे? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतना बेचैन होने की और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लोगों पर भरोसा करना चाहिए, भारत की जनता पर भरोसा करना चाहिए। निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक बॉडी है उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर सारे चीजों पर से भरोसा उठ जाएगा तो टेक्नोलॉजी, अगर आप मनुष्य पर से विश्वास उठाने की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो बहुत छोटी चीज है, मनुष्य उसको डेवलप करता है, बनाता है। तो मनुष्य पर एक बार विश्वास करिए, भारत की जनता पर विश्वास करिए और जनता के बीच जाइए। उसी जनता ने आपको भी प्रचंड बहुमत दिया है, उसी जनता ने आपको सिर पे रखा है। कुछ कमियां होंगी, कुछ दोष होगा, कुछ अपने जनता के मन की बात नहीं की होगी, इसके कारण आपको जनता ने अस्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, सिर पर रखा है। और मैं फिर कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता से कहा है कि हमको ये जिम्मेदारी की तरह लेना है, अगर हम भी गड़बड़ करेंगे तो जनता हमको सिर पर से उतार के नीचे रख देगी। तो हमने इससे सीखा है। एक बात पर और प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मानव और मशीन मुद्दा बहुत महीन। अब क्या है कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई मशीन की जो संभावना है उसको और दुरुस्त करने के लिए, जैसे ये पेपर ऑडिट ट्रेल जो लगाया है, जैसे आजकल जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से जब हम पेट्रोल वगैरह भराते हैं तो वो मैसेज आ जाता है, साथ में वो एक स्लिप भी निकाल के दे देते हैं उस मशीन से। तो थोड़ा सा
खर्च जो है बढ़ेगा चुनाव आयोग का, और चूंकि ये एक बड़ा सिस्टम है, इस पर बात होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन इस आशंका से अपनी हार को छिपाने का जो प्रयास पार्टियां कर रही हैं, जैसे मायावती जी ने किया, उन्होंने तो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से ये कहा कि कैसे हो सकता है कि एक कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर ले, क्योंकि उनको लगता था कि 100 लोग हमने खड़े किए हैं। तो पोलराइजेशन को चुनौती दी जनता ने, और जनता ने कहा कि नहीं, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जहां हमारा भरोसा है। मैं आऊंगा आप तक। उसमें इन लोगों ने पूरा, इनको लगा कि ठेका लिया हुआ है। मैं आपकी बात, मैं आपको किसी एक पार्टी के पास आप तक आऊंगा। तो ये जो शंका है, शंका ठीक है, शंका का समाधान आप चुनाव आयोग तक करिए, लेकिन इसको जो हार की आड़ के तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है, आपको लगता है क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल सही दिशा है, और आपने बहुत ही सटीक बात कही है। मैं भी यही कहने वाला था कि इतनी भारी भरकम हार के बाद लज्जा आने की, राजनीतिक लज्जा आने की बजाय हम व्यवस्थाओं पर निशाना साध करके जनता के मैंडेट को घुमाने की कोशिश करते हैं, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। क्योंकि यदि राजनीतिक पार्टियां सशक्त होंगी तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति ये हो गई है, मैं एक छोटी सी बात बीच में और उल्लेखित करता हूं। मैं और आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने बरसों बरस से चुनाव देख रहे हैं। तब नेता कह देता था चुनाव में ये स्थिति है, लेकिन अब क्या हो गया है, हमको मैनेजमेंट के लिए आदमी लाना पड़ते हैं। वो हमको, नेताओं को बता रहे हैं आजकल कि आपको नारे क्या तय करना है, आपको स्पीच कैसी देना है, आपको एक्शन कैसे करना है, आपकी शकल सूरत कैसी देखना चाहिए, कब आपको जो है बढ़िया जैकेट पहन करके आना है, कब जेब फाड़ के दिखाना है, कभी मोदी का अच्छा चेहरा दिखना चाहिए, कभी राहुल की जेब फटी दिखना चाहिए। ये जो प्रबंधन की व्यवस्था आ गई है, इसीलिए उनके मन में ये बात आ गई कि ये मैनेजमेंट जब हम चुनाव के लिए कर रहे हैं तो वोटिंग मशीनों में भी मैनेजमेंट हो रहा है। हाँ, मैनेजमेंट घुस गया, मैनेजमेंट घुस गया। वस्तु स्थिति यह है कि जनता की नब्ज टटोलना, पहचानने की जो लीडरशिप में दम थी वो खत्म हो गई। लोग नेता ही नहीं बचे, उनके अंदर अभिनेता हो गए, ड्रामा करते हैं, वहां लोगों को प्रभावित करने के लिए जो है जुमलेबाजी और नारेबाजी करते हैं। जनता के बीच में जाने का जो साहस होता था वो खत्म हो गया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सीधे सीधे ये स्वीकार करना चाहिए कि जो वोटिंग मशीन है वो गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने जो पहले की क्लिपिंग्स दिखाई हैं उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसकी मॉक वोटिंग होती है। हाँ, एजेंट के सामने पूरा ट्रायल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एजेंट जो है वो समय पर नहीं पहुंचता, और नहीं पहुंचता इसलिए वो देखता नहीं है, और वो देखता नहीं है इसलिए जो है मैनेजमेंट भी हो जाता होगा। यदि आपका आदमी सही समय पर जाकर के उस प्रक्रिया को देख लेगा तो आपके मन में आशंका रहेगी ही नहीं कि ये कांग्रेस के चिन्ह पर वोट डाला, ये भाजपा के चिन्ह पर वोट डाला, और वो बता देगा कि ये देख लीजिए गिनती आपने 2 बार दबाया था, 2 बार आया है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, नहीं, फिर भी इस बार ये जो वीवीपैट का इस्तेमाल किया है, ये और पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने जी अब धीरे धीरे उसको परिष्कृत करने की दिशा में यदि कोई कदम उठाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब हम चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, तब हम चंदे की बात कर रहे हैं, तो हमको इस प्रकार के सुधार की भी बात करना चाहिए कि हमने वोट डाला तो इसलिए बाहर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत होना चाहिए। तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी एटीएम में होता है कि आप एटीएम से जैसे ही आप निकालते हैं उसमें भी वो पूछता है क्या आप इस ट्रांजैक्शन की रसीद चाहते हैं। आपको भरोसा है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे उसी को जा रहा है तो आप मत निकालिए स्लिप को। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन वाला, ये तो अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। जरा मैं एक बार दुर्गेश जी से ले लूं कि दुर्गेश जी फिर क्या बचता है, आप ही बताइए, जब आप इतने हताश और निराश हो जाएंगे। हताश नहीं है नवीन जी, ना हार और जीत पर हम विचार ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम जीतेंगे या हारेंगे, जैसा सुरेश जी का कहना है बिल्कुल ये उनकी खुद की भावना और खुद की सोच है। हमारी सोच तो ये है कि जब जिस लोकतंत्र को आज तक हम लोगों ने यहाँ तक पोषित करके लेके आए हैं उस पर से आम जनमानस का, पार्टियों का, बाकी सब लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया और हमने ये मांग करी कि यदि आप अभी मशीनें जो पीपी पैड वाली हैं वो नहीं लगा पा रहे वीपी पैड वाली, तो फिर आप बैलेट पेपर से करा लें या मशीनों से, वैसी मशीनों से करा लें। तो लग जाएंगे, दो ही जगह तो हैं। हाँ, तो उसमें इसमें नवीन जी यदि हम इस तरह की मांग कोई रख रहे हैं तो ये अनैतिक नहीं है।
ये नैतिकता के दायरे में आती है और ये लोकतंत्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र के सम्मान को बनाए रखने के लिए हमारी डिमांड है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को मानना चाहिए। जैसा कि सौमित्र जी कहते हैं कि क्यों मान जाएं, पहली बात तो कि आप होते कौन है, क्यों मान जाएं या नहीं मान जाएं, मानने का निर्णय नहीं, समर्थन आप जी, मैंने आप कभी नवीन कहा, ये नहीं कहा, निर्वाचन उन्होंने आयोग कहा कि हम के- समर्थन क्यों करें, उन्होंने ये नहीं, कहा। आपकी बात क्या आप कह रहे करें हैं? या नहीं करें, हमें उससे ऐतराज नहीं नहीं, है। उन्होंने चुनाव हमारी के लिए हमारी कुछ नहीं हमारी एक सोच है कि यदि आज देश भर में हर जगह इस बारे में चर्चा आई है, मायावती जी कोई छोटी पार्टी की नेता नहीं है, वो भी अपने आप में एक बड़ी पार्टी या जिसका लोकसभा में एक प्रतिनिधि नहीं है, सो जिसका राज्यसभा में 3 प्रतिनिधि हैं, आदरणीय 19 सुरेश शर्मा, विधायक हैं, जिससे- आदरणीय 19 शर्मा जी, विधायक, इतनी बड़ी पार्टी हो तो आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बातों को काटना नहीं चाहता, इसलिए आप जब बोल रहे थे तब भी नहीं बोल रहा था, ना मैं बोलता हूं। पर आप इस बात को भी ध्यान रखें कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे और एक समय था जब एक भी नहीं थे, तो हमने अपना सांसद हटा के उनका सांसद बैठाया था। इसलिए किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को आकलन आज की स्थिति में और अभी वर्तमान की स्थिति से या आगे पीछे से ना किया जाए। उसकी ताकत का एहसास हमेशा आपको आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। इसलिए कभी किसी को हल्का और कभी किसी को बहुत ताकतवर मत मानो। आज भारतीय जनता पार्टी यदि शीर्ष पे है तो कभी अर्श पे भी आएगी, और यदि आज भारतीय जनता पार्टी यदि आज लीड कर रही है तो हो सकता है कि कल आने वाले समय में कोई दूसरी पार्टी लीड करे। इसलिए आप किसी के बारे में इस तरह की बात ना करें। ठीक है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सौमित्र जी, चूंकि निश्चित रूप से मुद्दा ईवीएम से जुड़ा है, टेक्निकली उससे जुड़ा है, लेकिन एक विषय था जिसने निश्चित रूप से चुनावों के पहले पूरे देश में तूफान सा लाया। उसको कांग्रेस ने खूब वेदना यात्रा और ये सब किया, और वो था नोटबंदी, जिसका इफेक्ट पूरे देश में था। उसका क्या साइड इफेक्ट पॉजिटिव भी नजर आया, लेकिन 13 मार्च माने कल सारे बैंक खातों से निकासी की सीमाएं जो है वो आरबीआई ने वो हटा ली। तो क्या ये नोटबंदी सिर्फ चुनावी समय के लिए थी? ये बड़ा प्रश्न यूं है कि आप एक तरफ डिजिटलाइजेशन के लिए ले जाते हैं, जब लोगों को आदत हो रही थी कि ठीक है वो कम कैश में काम चला रहे थे, आपने उन्हें फिर उसी तरह मूव कर दिया। तो ये जो शंकाएं हैं, ऐसी शंकाएं बार बार जन्म लेंगी। तो अब आपको, चूंकि अब आप पद पे हैं, प्रतिष्ठा है आपकी, आप सरकार हैं, आपको जो है परीक्षा तो हरिश्चंद्र को ही देनी पड़ती है। नवीन जी, भले सरकार के में हैं, सरकार के हिस्सा हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सरकार सिर्फ एक पार्टी की नहीं होती है, सरकार पूरी जनता की होती है। और सरकार उनकी भी होती है जिन्होंने भाजपा को, अभी वजह से कह रहे हैं भाजपा की सरकार, जिन्होंने भाजपा को मत नहीं दिया, सरकार उनकी भी होती है। एक बात। दूसरी सरकार बात, देश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जी, देश की है, भारत सरकार। जी, हमने कभी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सांसद या ज्यादा विधायक जीत के आए हैं, तो उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये लोकतंत्र की अपने यहाँ व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो सिर्फ नोटबंदी का मसला ये नहीं था कि बैंक से या एटीएम से नकदी कितना निकालेंगे कितना नहीं निकालेंगे। वो विमुद्रीकरण की पूरी एक प्रक्रिया है और वो कई देशों में उसको प्रयोग किया गया है। और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने उसके पीछे के जो कारण थे कि भ्रष्टाचार है, दूसरा उसकी अब आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गई। हाँ, तो अब बहुत सारी जो तकनीकी समस्या थी वो दूर हो गई है। नोटों की छपाई, इस बीच में इतनी स्थिति हो गई होगी कि आप लोगों को स्वतंत्र कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि तब से लेके अब तक, भाई अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तब तो आप निकालेंगे ना। सबसे बड़ी बात ये है। अब हमारे अकाउंट में तो इतना पैसा ही नहीं होता कि हम जाके रोज 25,000 और 50,000 निकाल पाए। तो हमको जितनी जरूरत है और जितने अकाउंट में, उसके हिसाब से हम पैसा, हमको लेकिन एक चीज के लिए और चेता दिया है कि आप इसमें नहीं रहें, मतलब। लेकिन आप देखिए, उन्होंने कह दिया है कि ये समझ लें कि ये जो आपका जो, मतलब कैसे कह दूं, हे उपवन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। आपका पतझड़ भी आना है, मतलब आप ये तैर मानिए, आप सदा बाहर नहीं रहेंगे। दुर्गेश जी ने तो बाद में कहा है, प्रक्रिया है नवीन जी। नहीं, अभी मैं तो प्रकृति की प्रक्रिया। देखिए, दुर्गेश जी ने बाद में कहा है, मैंने उसके पहले कह दिया कि कांग्रेस को एक जमाने में जनता ने सिर आंखों पर बैठाया था, आज भाजपा को बैठाया है। भाजपा अगर जनता के मन की बात को नहीं समझ पाएगी, अगर उसके अनुसार काम नहीं करेगी, विकास को एक जो व्यक्ति की आकांक्षा होती है उस दिशा में नहीं लेके जाएगी, तो भाजपा को भी जनता सिर के उठा के नीचे रख देगी। वो तो मैंने पहले ही कहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से काम कर रही है, उसके कार्यकर्ता लगे हैं। हम कहीं इस मुगालते में नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश की जीत हो गई, हम तो लगातार उसको सरकार कैसे चलेगी, कैसे जो हमने वादे किए हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, इस चिंता में लगे हैं। और ये जीत कोई हमारे उत्सव मनाने के लिए क्षणिक हो सकता है, पर वो एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है और उसको जिम्मेदारी समझ के जनता के विकास का काम जो मोदी जी ने पहले भी कहा है और भाजपा कह रही है, सबका साथ सबका विकास, उसमें अल्पसंख्यक भी है, उसमें बहुसंख्यक भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को भी विकास में पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी सहभागी। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं रमेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया कि जिस प्रकार से हार जीत हो गई, अब हार जीत के कारणों पे ऐसी शंकाओं और कुशंकाओं को ठीक है जन्म देना, लेकिन इस पे इतना केंद्रित हो जाना कि स्वकेंद्रित की प्रणाली से बहुत दूर हो जाना कि अब की पहली बार ऐसा हुआ है कि हार और जीत पे ये वक्तव्य नहीं आया कि हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। पहले ऐसे अच्छे शब्द जरूर आ जाते थे, अब तो क्या कोई ईवीएम में चला गया, कोई वीवीपैट पे चला गया, कोई इस पे चला गया कि ये कम्युनल तो नहीं हो गया। मतलब स्वकेंद्रित, दूसरे मुद्दे पे केंद्रित होने की जगह स्वकेंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो आगामी उसमें इनके परिणाम आपको क्या लगता है कि घातक होंगे कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए अब इससे नीचे जाने की स्थिति क्या रहेगी, तो अब तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए सुधार की संभावनाएं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ यदि मेहनत करेंगे तो, एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम मेहनत करेंगे तो इससे नीचे जाने की स्थिति नहीं, अब तो शायद आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी यदि नेतृत्व को ने तरीके से जो है अपनी बातों को कहना और प्रस्तुत करना शुरू कर दिया तो। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं ने समीक्षाएं करना बंद कर दी, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव रोज आ रहे हैं, हर तीसरे दिन चुनाव आ रहे हैं, तो कितने दिन समीक्षा करें। लेकिन कर रहे हैं, कांग्रेस ने वीके हरिप्रसाद को वापस बुला लिया है। ठीक है, अब कांग्रेस यदि मान लो अच्छा कर रही तो मैं तो देखो पहले ही प्रशंसा कर रहा हूँ। कांग्रेस दोनों ही काम कर रही है, शंका भी कर रही है और डंका भी बजा रही है, तो कांग्रेस का शंकाएं तो देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे को घुमाना है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने मायावती जी को फोकस कर लिया है, मायावती जी के प्रति मायावती जी को ठीक है, मतलब मायावती जी को आपने जिस हिसाब से उनको डिफेंड किया, मुझे नहीं, आपने जिस हिसाब से मायावती जी के स्टेटमेंट को जिस हिसाब से दुर्गेश जी ने डिफेंड किया, मेरा दुर्गेश जी के प्रति अहोभाव है, आपके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ गया। आदरणीय जी, मैं यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी पार्टी के, चाहे मेरा आपके प्रति आदर बढ़ गया, मायावती जी हो, जो दलगत राजनीति से केजरीवाल जी हो, चाहे शिवराज जी हो, यदि लोकतंत्र के मामले में बात आएगी तो मैं उसका पक्ष, यदि वो कोई बात निश्चित रूप से। चलिए, तो मैं समय सीमा के चलते में ये चर्चा समय सीमा के अंतिम चरण में है। हार के कारण यदि कोई लोकतंत्र याद करता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। आदरणीय लोकतंत्र, चूंकि लोकतंत्र दुर्गेश जी समय सीमा के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। मैं आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हे उपबंध तेरा मधुमास बना रह जाएगा। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हे प्रिय तेरा मधु कलश भरा रह जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन तो एक साइकिल है, चलता रहता है, लेकिन प्रकृति का परिवर्तन, कोयले से हीरा बनने का परिवर्तन बहुत लंबा होता है, बहुत संघर्षमय होता है। प्रकृति के क्षणिक परिवर्तन तो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन प्रकृति का अगर हीरा बनना है, और हीरा है सदा के लिए, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि कोयले से हीरे बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन, बहुत जटिल और बहुत दूरगामी होती है। तो कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा तो हीरा कांग्रेस को मिल जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहे IND 24। नमस्कार।